हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया मुख्यतः 5 पदों के अंतर्गत पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना। पाचन, भोजन के मुख्य अवयवों का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना अर्थात पाचन होना। अवशोषण, शरीर के लिए आवश्यक पचित भोजन तत्वों का अवशोषित होना। स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना व ऊर्जा उत्पादन। और बहिक्षेपण, अनावश्यक व हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। इन 5 पदों को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र कार्य करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जो कि भोजन से प्राप्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने का कार्य करती है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग मुख, ग्रसिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत अथवा क्षुद्रांत, बड़ी आंत अथवा वृद्धांत। इसको हम चित्र द्वारा भी समझेंगे। ये हमारे शरीर का पाचन तंत्र है। और इसके मुख्य अंग मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत। और क्षुद्रांत और आमाशय को जोड़ने वाली जो नलिका होती है, छोटी सी नलिका, वो क्या होती है? ग्रहणी होती है। अब वृद्धांत के अंत में जो द्वार होता है वो होता है गुदा द्वार। अब मुख से लेके गुदा द्वार तक ये हमारा तंत्र, और ये जो हमारी नलिका है ये आहार नाल कहलाती है। अब किस प्रकार से आहार नाल में पाचन होता है? तो भोजन का पाचन, जब भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है अर्थात मुंह द्वारा, तो भोजन का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि मुख में जो हमारे दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और ये दांत भोजन को जब अंतर्ग्रहण किया जाता है तो काटने, फाड़ने, चीरने का कार्य करते हैं। मुख में उपस्थित जीव, जो हमारी जीभ होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं जो खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, इन सब का टेस्ट हमें कराती है। साथ ही भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य भी करती है। अब मुख में जब भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं तो उस वक्त पे हमारे मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार का स्त्रावण करती हैं। लार में मुख्यतः टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। साथ ही लार में लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोजन का पाचन है मुख में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे एंजाइम टाइलिन जो मंड है उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। साथ ही लार भोजन को चिकनाहट एक तरह की प्रदान करती है जिससे भोजन आसानी से निगला जा सकता है। अब मुख के उपरांत भोजन किस में जाता है? ग्रसिका में प्रवेश करता है। लेकिन ग्रसिका में प्रवेश करने के बाद भोजन की गति क्रमानुकुंचन गति होती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे नीचे की ओर आमाशय की ओर बढ़ता है और उसके बाद में आमाशय में प्रवेश करता है। अब आमाशय की जो भीतरी श्लेष्मा युक्त दीवार होती है उसके द्वारा जठर रस का जो स्त्रावण भोजन के अंदर होता है। जठर रस में HCl तथा पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। जो HCl होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं।
और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। अमाशय की जो श्लेष्मा युक्त जो भीतरी दीवार होती है, श्लेष्मा युक्त भीतरी दीवार होती है, ये इस HCl से अमाशय का दीवारों का बचाव करती है। अब इसका मतलब अमाशय में क्या होता है, एक तो भोजन का माध्यम अम्लीय होता है HCl के कारण, दूसरा प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है। इसके साथ ही इसमें अमाशय में अन्य एंजाइम भी स्रावित होते हैं। रेनिन, कैसिनोजन एंजाइम इसमें स्रावित होते हैं। इसके बाद में अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय से भोजन प्रवेश करता है ग्रहणी में। अमाशय और जो छोटी आंत है उसको जोड़ने वाली जो छोटी सी नलिका जो होती है वो कहलाती है ग्रहणी। इसमें भोजन प्रवेश करता है। अब ग्रहणी में दो ग्रंथियां इसके अंदर और खुलती हैं। एक होती है अग्नाशय और एक होती है पित्ताशय। पित्ताशय यकृत में पाया जाता है और पित्त रस यहाँ से स्रावित करता है, और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस इस भोजन में आके मिलता है। पित्त रस भोजन का माध्यम जो कि अमाशय में अम्लीय हो गया था वो उसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है। और अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अब इसके बाद में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। करीब 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत हमारे शरीर में होती है, जो कि कुंडलित रूप में पाई जाती है। छोटी आंत की जो भीतरी दीवारें होती हैं उनके द्वारा आंतरीय रस उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो छोटी आंत की जो भीतरी दीवारें होती हैं वह उंगली नुमा होती हैं और इनमें रसांकुर पाए जाते हैं जो कि भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। तो छोटी आंत में जो आंतरिक रस होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को और छोटे अम्लों में और छोटे कणों में यहाँ पर तोड़ा जाता है। और उसके बाद में जो ये छोटी आंत के जो उंगली नुमा प्रवध होते हैं जिनमें जो रसांकुर होते हैं, इन रसांकुर के अंदर रक्त वाहिकाओं का घना जाल होता है। और ये रक्त वाहिकाओं में जो रसांकुर के द्वारा अवशोषित होकर रक्त वाहिकाओं में जो पचित भोजन पहुंचता है, जो हमारे लिए लाभदायक है, वो रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त में जाके फिर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्ड करने के लिए, और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की सहायता से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए अति आवश्यक है। अब जो छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है जिसमें उंगली नुमा प्रवध के रूप में होती है, ये इस तरह से क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए ये इस प्रकार से होती है। अब छोटी आंत के द्वारा जो भोजन जो आवश्यक था वो अवशोषित कर लिया गया, और अपचित भोजन किसमें पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण उस भोजन में से किया जाता है, और अपचित भोजन उसके बाद में मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा होकर गुदा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है।